नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। बैंक फ्रॉड के तो बहुत से मामले आपने सुने होंगे, लेकिन क्या ऐसा कोई मामला आपने सुना है जिसमें किसी राज्य के लोगों ने दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के फंड से पैसा निकाल लिया हो? ऐसा हुआ है असम के मुख्यमंत्री के राहत कोष के साथ। उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने फंड से पैसे निकाल लिए। फर्जी चेक से निकाले गए हैं करीब 4 लाख रुपए और अब यूपी की बस्ती से 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। गुवाहाटी से 1200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बस्ती के ये 5 लोग मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की धांधली के आरोपी हैं। इन लोगों पर इल्जाम है कि उन्होंने फर्जी चेकों पर मुख्यमंत्री के दस्तखत बनाकर फंड से पैसे उड़ाए। पिछले महीने ऑडिट के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय को इसका पता चला तो जांच के आदेश हुए। इन संदिग्धों को बैंक में उनके पते के आधार पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर और बस्ती से पकड़ा गया। आजकल अक्सर ये देखा जाता है कि बैंक के फ्रॉड के मामलों पे अक्सर साइबर क्राइम का मामला होता है, मगर इस बार इस गैंग ने एक दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने बैंक के चेकबुक का एक नकली चेकबुक निकाला, उसके पन्ने भरे और बैंक के ब्रांचों में जमा कर दिया और उनके खातों में पैसा आ गया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 4 बार इस तरह से पैसा उठाया गया उनके हिरासत में लेने के पहले, और हर बार जो हस्ताक्षर थे चेक में वो हस्ताक्षर असम के मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से नहीं मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से बैंक में उन नकली चेक्स को क्लियर किया गया। असम और उत्तर प्रदेश की साझा टीम ने 27 अगस्त को 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अब वो गुवाहाटी में पुलिस हिरासत में हैं। Since it was very sensitive case, so ये पूरा काम बहुत ही खुफिया ढंग से किया गया है। हम नहीं चाहते थे कि उनको हमारी मौजूदगी की भनक लगे और वो होशियार हो जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से हमें बड़ी मदद मिली। पुलिस के सूत्रों का ये भी दावा है कि पूछताछ के दौरान इन अपराधियों ने ये कहा है कि इसके पहले भी देश के दूसरे जगहों में उन्होंने सरकारी बैंक खातों से पैसा निकाला है। अब पुलिस का ये मानना है कि ये लोग शायद एक बड़े गैंग का हिस्सा हैं जो कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी खातों से इस तरह धांधली करके पैसा निकालते हैं और इसलिए बहुत राज्यों को अब आगाह कर दिया गया है। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। बिहार का रुख करते हैं, जहां पर चुनाव की तैयारियां तो शुरू हो ही गई हैं, लेकिन खींचतान भी शुरू हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से एक विज्ञापन दिया गया है और विज्ञापन में लिखा गया है कि वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए और हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाश करने के लिए। माना जा रहा है कि ये इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार पर तंज कसा गया है। पिछले कुछ समय से जेडीयू और एलजेपी में तनातनी की खबरें लगातार चल रही हैं, लेकिन खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बिहार में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन ये विज्ञापन जो है कुछ और ही इशारा कर रहा है। और उधर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों पर नीतीश सरकार को मेहरबान देखकर गेस्ट टीचर्स भी अब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। अपनी नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में गेस्ट टीचर्स ने पटना में विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री आवास की ओर अचानक बढ़ने लगे तो पुलिस ने रोका और लाठियां बरसाईं। कईयों को हिरासत में भी लिया गया है। लाठीचार्ज के बाद गेस्ट टीचर्स धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की है। आगे बढ़ते हैं। आपने शायद ही कभी सुना होगा कि पूरी ट्रेन एक यात्री के लिए चले। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली से रांची जा रही अनन्या के लिए ऐसा ही हुआ है। रेलवे को अतिरिक्त 535 किलोमीटर तक ट्रेन को चलाना पड़ा। दरअसल रांची से पहले डाल्टनगंज में टाना भगतों के आंदोलन के कारण ट्रेन को रोकना पड़ा था। ट्रेन में सवार 930 यात्रियों में अनन्या को छोड़कर सभी उतर गए और बस से रवाना हो गए, लेकिन अनन्या इस बात पर अड़ गई कि वो ट्रेन से ही जाएंगी। इसके बाद सिर्फ अनन्या के लिए ट्रेन को चलाया गया। पहले ट्रेन को डाल्टनगंज से गोमो लाया गया और फिर उसका रूट बदलकर दूसरे रास्ते से उसे रांची ले जाया गया। उधर पंजाब से एक राहत की खबर आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने और टेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से सरकारी अस्पतालों और मोबाइल वैन्स पे मुफ्त वॉक इन टेस्टिंग की मंजूरी दी गई है। यानी कि अब जो टेस्ट होंगे वहां पर कोरोना के, वो मुफ्त में होंगे। टेस्ट के लिए किसी पर्ची की जरूरत नहीं होगी और सिर्फ आधार और मोबाइल नंबर ही देना होगा।
टेस्ट कराने वाला रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट दोनों में से कोई भी तरीका चुन सकता है। राज्य के मुख्य सचिव ने कहा है कि सरकार प्राइवेट अस्पतालों और डॉक्टरों को टेस्ट की ट्रेनिंग और किट भी मुहैया करवा रही है। मुख्य सचिव ने जिले के DC को निजी अस्पतालों और दवा दुकानों पर 250 रुपए में रैपिड टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं। लेकिन एक के बाद एक देश के अलग अलग जगहों से कोरोना के बढ़ते मामलों की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही हैं। सोनीपत के मुरथल में वहां पर मशहूर ढाबा है सुखदेव, जहां पर कई लोग जाते हैं दिल्ली NCR के। खासकर इस ढाबे में 71 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसने सबको चौंका दिया है। इसके चलते ढाबे को 2 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। सुखदेव अमरीक ढाबा GT रोड के सबसे मशहूर ढाबों में से एक है और लगातार यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो जुटी रहती थी। सुखदेव अमरीक ढाबे के पास ही गरम धरम ढाबे के भी 10 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। शहडोल में कोरोना पॉजिटिव युवक को लाख कोशिशों के बावजूद जब एम्बुलेंस नहीं मिली तो खुद 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर भर्ती होने अस्पताल जाना पड़ा। इस दौरान वो सड़क के भीड़ भाड़ वाले इलाकों से होकर गुजरा। शहडोल में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है। कल तक जिले में 711 कोरोना के संक्रमित मामले सामने आए, जिसमें 7 लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन ये तस्वीर हैरान करने वाली है, जिसमें खुद कोरोना संक्रमित को साइकिल चलाकर जाना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें एम्बुलेंस तक नहीं मिली। और अब बात NDTV की खबर के असर की। मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल मंडला और बालाघाट में सरकारी राशन में जो चावल बटे वो भेड़ बकरियों के खाने लायक थे। NDTV की इस खबर का बड़ा असर हुआ है। अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। जो अनाज दिए जा रहे हैं, भले उनसे जनता खुश है और ये बात सच भी है, लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी पौष्टिकता क्या है, ये देखने का काम बताइए कौन कर सकता है? ये सिर्फ अनुराग द्वारी कर सकता है। जानवर नहीं खा सकता वो चावल हमको खिला दो। अनाज ये क्या दे रहे जी, वहाँ पे क्या कहते गोदाम में तो वो खा नहीं सक रहा है, सब फेंकने लायक का हो गया। 1 सितंबर मंगलवार NDTV ने खबर दिखाई कि कैसे मध्य प्रदेश में गरीबों को मुफ्त में मिल रही है चावल, भेड़ बकरियों के खाने लायक भी नहीं है। ये बात केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कही, जिस रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास थी। खबर चलने के अगले दिन राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। बालाघाट मंडला जिलों के चावल की गुणवत्ता कार्य के लिए जिम्मेवार गुणवत्ता नियंत्रकों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। वहीं बालाघाट के जिला प्रबंधक RK सोनी को निलंबित कर दिया गया। संबंधित मिलर्स के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की गई। मैंने फैसला किया है कि इसकी EOW ठीक से जांच करें, क्योंकि हम भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये है कि उजागर होना चाहिए। किसी ने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही, और आगे से इस तरह की संभावना निर्मूल करनी चाहिए। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब कर ली। ये हमारी सरकार तो कटिबद्ध है, और आप जैसे जागरूक पत्रकार अनुराग द्वारी जी जैसे पत्रकार जब कोई बात उठाते हैं तो उस पर कॉन्ग्लिजेंस हम लेते ही हैं। सरकार ने उस पर कार्रवाई की है। 3 लोग सस्पेंड हुए हैं, और वो लोग भी सस्पेंड हुए हैं जिन्होंने क्वालिटी कंट्रोल की जिन पर जिम्मेदारी थी। तो हमारी सरकार तो इस तरह की किसी भी गतिविधि को ना बर्दाश्त करती है, ना करेगी। और इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति आगे ना हो। दरअसल इस साल 30 जुलाई से 2 अगस्त तक बालाघाट और मंडला में 32 सैंपल एकत्र किए गए, 31 डिपो से और 1 राशन की दुकान से। CGAL लैब में परीक्षण के बाद पाया गया कि सारे नमूने न सिर्फ मानकों से खराब थे, बल्कि वो फीड 1 की श्रेणी में थे, जो बकरी, घोड़े, भेड़ और मुर्गे जैसे पशुधन के लिए उपयुक्त है। इस मामले में तो सरकार ने कार्रवाई कर दी, लेकिन कटनी जैसे जिलों में अभी भी PDS के माध्यम से गरीबों को दिए जाने वाला चावल खराब करने के लिए सिस्टम का खेल खुला चल रहा है। कटनी के मझगांवा स्थित स्टोरेज कैंप में 5 लाख मीट्रिक टन धान बारिश में भीगकर खराब हो चुका है। इस धान को राइस मिलर्स कस्टम मिलिंग करेंगे, फिर PDS के माध्यम से गरीबों को वितरित किया जाएगा। शासन के नियम के मुताबिक अधिकतम 3 महीने तक ही धान रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 6 से 8 महीने तक धान रखा गया।
उठाव और बारदाना मुहैया कराने की जिम्मेदारी नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों की थी। धान भंडारण की सुरक्षा और जिम्मेदारी मार्कफेड विपणन संघ की। इस झोल में उलझाकर सड़े अनाज को शराब कंपनियों को बेचा जाता है या गरीबों की थाल में परोसा जाता है। अब इसका क्या करें? सिवनी में जो चावल बटे हैं उसकी क्वालिटी ऐसी कि गेंद का गोला बनाकर खेल लें। ये अच्छी बात है कि सरकार ने कार्रवाई की, प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी रिपोर्ट तलब की, लेकिन बेहतर ये होता कि इन आदिवासी बहुल इलाकों में जनता को जानवरों के खाने लायक चारा परोसा ही ना जाए, उनके नाम पर वाहवाही बटोरी ही ना जाए। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर देश प्रदेश में आपका स्वागत है। बिहार की बात करते हैं, जहां पर राजधानी पटना में जो भी कुछ सैलानी वाली जगह है, जो पर्यटक स्थल है, यहां पर उनमें पटना सिटी का किला हाउस भी शामिल है। लेकिन ये इन दिनों पारिवारिक विवाद के कारण सुर्खियों में बना हुआ है और फिलहाल यहां पर पुलिस की तैनाती की गई है बड़ी तादाद में, क्योंकि अंदेशा ये था कि यहां पर गोलीबारी तक हो सकती है। हमारा परिवार का मामला है ये, हमारे भाई हैं, हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, सब लोग हैं। प्रॉपर्टी का मामला है, हम जानते हैं, जायदाद के बंटवारे का मामला है और सारी बातें कोर्ट में चल रही हैं। कौन सही है कौन गलत है वो कोर्ट फैसला करेगा, वो आपके और मेरे फैसला करने के लिए नहीं है। और जो कोर्ट का आदेश होगा हम सबको मानना पड़ेगा। पहली बार मैंने देखा है कि मेरे घर के लोग इतने दहशत में आ गए हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो सिविल होनी चाहिए अब मुड़ के क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई है। यह है जालान परिवार का किला हाउस। पटना आने वाले कई वीआईपी, जिसमें कई पूर्व प्रधानमंत्री शामिल हैं, यहां का निजी संग्रहालय देखना नहीं भूलते थे। लेकिन 25 अगस्त को यहां असामाजिक तत्वों को पारिवारिक विवाद में बाहर से लाया गया और उसके बाद तनाव का यह आलम है कि प्रशासन को पुलिस बल तैनात करना पड़ा। ये पारिवारिक विवाद तो चल ही रहा है, सिविल कोर्ट में सिविल मैटर पेंडिंग है, इसका फैसला होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं शायद इनको इसका हिस्सा ही नहीं मिलने वाला है इसमें, सिविल मैटर को अगर सुलझा लें तो। और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ये अभी से नहीं ला रहे हैं, बहुत सालों से ला रहे हैं, बहुत सालों से हम लोग झेल रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया में ऐसा माहौल बनाया गया है कि वो सब चीज़ों के लिए दोषी हैं, लेकिन न्यायालय में मामला लंबित है। यह बिल्कुल गलत बात है। सारे सीसीटीवी फुटेज फर्जी और एडिटेड हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हमने सरकार से और पुलिस से मांग किया है कि सारे सीसीटीवी फुटेज को एफएसएल से जांच कराया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो सके। फिलहाल इस पूरे परिसर में तनाव का माहौल है और शायद जब तक कोर्ट का फैसला ना आए तब तक भाई भाई के खून के प्यासे बने रहेंगे। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। यहाँ पर बडगाम जिले के युस्मर्ग में हाई स्कूल के सरकारी शिक्षकों ने ओपन एयर कम्युनिटी क्लासेस की शुरुआत की है। कोरोना की वजह से स्कूल बंद होने से जो पढ़ाई को नुकसान हुआ है, उसे पूरा करने के लिए ये शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, जो या तो खराब नेटवर्क या मोबाइल न होने की वजह से ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई नहीं कर पाते, और इन शिक्षकों की वजह से बच्चों को काफी मदद मिल रही है। सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट आज से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। शुक्रवार को हेमकुंड साहिब में विधि विधान के साथ यहां पर पहली अरदास जो है, उसके साथ ही हेमकुंड साहिब के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए अब खोल दिए गए हैं। कोरोना के चलते इस बार हेमकुंड साहिब के कपाट सितंबर में खोलने पड़ रहे हैं। इस दौरान प्रबंधन समिति की ओर से इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से पालन हो, लोग मास्क जरूर पहने और किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए। ये पहली अरदास की तस्वीरें आप देख रहे हैं।